बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, अहदे काकड़ तमाम हुआ और अब होगी शहबाज की परवाज़। आज हमने एक तरफ मनाजिर देखे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो दूसरी मरतबा मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया गया और बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐवान सदर में हलफ उठा लिया। जबकि दूसरी जानिब जो अनवारुल हक काकड़ साहब थे, उन्होंने अपना जो ओहदा है उससे वो अब सुबकदोश हो गए हैं और 6 महीने के बाद अब वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान नहीं रहे। उनका दौर कैसा रहा, इस पर भी ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और साथ साथ ये भी कि ये क्या शोर शराबा और हुल्लड़बाजी एक बार फिर हमें देखने को मिल रही है असम्बली के फ्लोर पर, जहाँ पर सिर्फ शोर है और शऊर का फ़िलहाल फुक़दान दिखाई दे रहा है। और फिर एक जो बड़ी खबर आई वो ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हाथ मलती रह गई, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। ये मामला अब आगे कैसे जाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा, कितना नुकसान हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर ये कि पीटीआई का, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शामी साहब, सर आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। मौसम जो है वो बड़ा यहाँ का आप कह सकते हैं ठंडा है, कुछ सर्द है, लेकिन सियासी माहौल जो है वो बड़ा गर्म है। मौसम खुशगवार ठंडा है। अच्छा, यानी ऐसी ठंड नहीं है कि आपको कपकपी तारी हो जाए या दांत बजने लगें। एक हल्का सा सर्दी का एहसास है जो बड़ा खुशगवार तासुर छोड़ता है। तो इस लिहाज से तो यानी अच्छा मामला है कि नई हुकूमत जो है अपना आगाज़ कर रही है। और आज हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया। उन्होंने दूसरी मर्तबा हलफ उठाया है वज़ारत उज़्मा का। पहली बार तो वो कोई 16 महीने के लिए वज़ीर आज़म बने थे और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई उसके नतीजे में एक 12-13 रुकनी इत्तेहाद था। उन्होंने हुकूमत बनाई और उन्होंने उसको लीड किया शहबाज शरीफ साहब ने। और IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्हें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े और इस पर उनके मुखालफिन जो हैं इन पर तनकीद करते हैं और उनके वोटर्स जो हैं उनको भी उन्होंने इस लिहाज से मुश्तइल किया कि हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में महंगाई ज़्यादा हुई और परेशानियां उठानी पड़ी। जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते रहे और उनके इत्तेहादी भी ये कहते रहे कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है। पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसके तहत हमने IMF के प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया है। और ये प्रोग्राम वो था जो उनके जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने जिस पर दस्तखत किए थे, यानी तहरीक इंसाफ ने दस्तखत किए थे, फिर उस पर अमल करने से कुछ इनहराफ किया, उसके नतीजे में पेचीदगियाँ पैदा हुई। तो बहरहाल ये एक डिबेट है जो जारी रहेगी। बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ साहब के जो और मुस्लिम लीग नून के और उनके इत्तेहादियों के जो मुखालिफ हैं वो इस बात को दोहराते रहेंगे कि 16 माह की हुकूमत जो है उसने अवाम की मुश्किलात जो है में इजाफ़ा किया और हुकूमत के ज़िम्मेदार जो हैं वो अपना दिफा पेश करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि उन्होंने जो कुछ किया अपने आप को दांव पे लगाया, अपनी सियासत को दांव पे लगाया और अब पाकिस्तान को बचाया। अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता पाकिस्तान तो फिर तो महंगाई आसमान को छूती और पता नहीं डॉलर कहाँ होता और क्या हश्र बर्पा होता। तो बहरहाल लेकिन जो इंतखाबात के दिन आपने देखे कि वोटर्स जो हैं उनकी एक अच्छी खासी तादाद जो है उन्होंने गुस्से का इजहार किया है शहबाज शरीफ साहब की साबक हुकूमत पर। उसे उस तरीके से वोट नहीं मिले, मुस्लिम लीग नून तनहा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और अब उसे फिर एक मखलूत हुकूमत बनाना पड़ रही है और उसकी सरबराही जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में आई। चैलेंजेस शामी साहब, ज़ाहिर चैलेंजेस तो होंगे, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी होंगे, इंटरनल होंगे। उसकी एक हमने आज झलक थोड़ी सी देखी कि तीनों जो हमारे सूबे हैं उसके वज़राए आला जो हैं वो तो मौजूद रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने
जो कहा है वो आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, फिर इस पर ज़रा बात करते हैं शामी साहब। शामी साहब, अभी तो मामलात आगे जाने हैं, अभी तो कायमा कमेटियाँ बनेंगी, फिर हम देखेंगे जो एपेक्स कमेटी है उनके इजलास होंगे, तो वहाँ पर तो वज़राए आला इकट्ठे बैठते भी हैं, एक दूसरे का आमना सामना करते हैं, तो वो अभी जो है वो एक तकरीब में नहीं जा रहे, तो मामला फिर आगे कैसे चलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, एक दूसरे की शक्लें कैसे बर्दाश्त करेंगे? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने जो बात कही है उसमें वज़न कम है, क्योंकि वो अदालती फोरम नहीं है, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और उनको आइन की हदूद में काम करना है, और जो वफाकी हुकूमत कायम हुई है उसके साथ ताल्लुकात कार बरकरार रखने हैं। और आप देखें कि जो PTI जो है और या सुन्नी कौंसल जो है, या जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब के जो हम ख्याल लोग हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, कैंडिडेट खड़ा किया है। उमर अयूब साहब जो हैं वो उम्मीदवार थे और उनको कम वोट मिले हैं और शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा वोट मिले हैं। तो इसलिए जब ये सारा काम हो रहा है तो उनका इस तरीके से इज़हार ख्याल जो है वो नामुनासिब है, उनको ख़ुद इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन इससे कतई नज़र कि वो क्या कहते हैं, उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है और क्या नहीं कहते हैं। हमें इत्मीनान की बात ये थी कि जब आज सदर मुमलकत जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने हलफ उठवाया वज़ीर आज़म से, और इससे पहले जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो हल्फ का मामला जो है वो उस पर काफ़ी उसके अंदर नुक्ते निकाले जा रहे थे। उनकी शायद दांत में तकलीफ हो गई थी, हमें याद है। सादिक संजरानी साहब जो थे, सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट जो थे, उन्होंने हलफ लिया था शहबाज शरीफ साहब थे। बिल्कुल। तो बहरहाल अब सदर मुमलकत अगरचे रुखसत होने वाले हैं, लेकिन बहरहाल वो तशरीफ़ लाए। अगरचे के मैं हमदरा दूर थे तो हमने ख़ुद नहीं देखा, कोई अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन गरीदा फ़ारूकी जो थी वो कह रही थी कि दोनों साहबान ने गर्म जोशी से हाथ नहीं मिलाया, यानी हल्फ उठाने के बाद दस्तखत जब किए तो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। बेदिली। और बहरहाल अब आरिफ अलवी साहब तो अब रुखसत होने वाले हैं, नए सदर जो हैं वो चुने जाएंगे। और आज शहबाज शरीफ साहब की जो हल्फ वफादारी की तकरीब थी उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, जबकि उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो तो महमूद अचकज़ई, वो तो देखने में नहीं आए। उनके बारे में तो सुना है कि पुलिस जो है वो उन्होंने उनके घर के करीब एक प्लॉट पर एक हल्ला बोला है और कहा है कि हमने उनसे कब्ज़ा वागुदार कराया है, और ये अब ये इस किस्म की बात की गई है। तो महमूद अचकज़ई जो हैं वो तो वहाँ पुलिस जो है उससे निपट रहे हैं, तो वो तो यहाँ नहीं थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब थे और उनसे मुलाकात भी हुई। खासा वज़न कम हो चुका है उनका। और बिलावल भुट्टो भी थे, और फिर नवाज शरीफ साहब जब आए तो फिर उनके लिए नारे भी लगे, शेर शेर के नारे लगे। और मरियम नवाज भी थी और मुसल्लह अफवाज के ज़िम्मेदारान। शामी साहब, ये जो ऑपोजिशन आपने, क्योंकि बड़ा ज़ाहिर है आप वहाँ मौजूद रहे ना, आपने हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशंस देखे सबके, ये जो बार बार ऑपोजिशन कह रही है और असेंबली के फ्लोर पे कह रही है कि जी इनकी शक्लें देखें, ये तो उदास हैं, इनको पता है ये हार चुके थे, ये हारे हुए हैं, इनको जिताया गया है, तो क्या ऐसे तासुरात थे या नहीं? हशाश बशाश और बड़े मतलब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्त चेहरों पे उनके जो है ना रौनक थी। हशाश बशाश थे, उनके चेहरे देखने के लिए आपको अपोजिशन की ऐनक लगानी पड़ेगी। अगर अपोजिशन की ऐनक लगा लें तो फिर चेहरे मुरझाए हुए नज़र आएंगे, अगर आप अपनी ऐनक से देखेंगे तो कोई नॉर्मल चेहरे नज़र आएंगे। और उनमें मेरा ख्याल किसी न किसी हद तक बशाशत भी ढूंढी जा सकती है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि जब हलफ उठा लिया गया तो रवायत तो यह है कि जो वज़ीर आज़म होते हैं और सदर मुमलकत होते हैं वो मेहमानों से मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और मेहमान उनसे बारी बारी मिलते चले जाते हैं। और लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो थे वो मेहमानों की जो यहाँ चाय का इंतज़ाम था वो वहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, वो अलग कमरे में बैठे रहे। मेरा ख्याल मुसल्लह अफवाज के जो ज़िम्मेदारान थे उनसे मुलाकात की, कुछ दूसरे लोगों से मिले होंगे, और मेहमानों में आए बग़ैर वो वहाँ से रुखसत हो गए। और उसके बाद जो है हमने चाय जो है सलमान गनी साहब ने भी और मैंने भी
तो इरफान सिद्दीकी साहब के साथ चाय पी। अच्छा। राजा ज़फ़रुल्लाह साहब से भी मुलाकात का मौका मिला, उनकी बड़े अरसे के बाद ज़ियारत हुई। इस तरीके से कई दोस्तों से, अनीक अहमद साहब हमारे मौजूद थे। अच्छा। और जो हमारे काकड़ साहब भी मौजूद थे, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी। और अनीक अहमद साहब जो हैं वो तो वज़ीर मज़हबी उमूर हमारे कुलीग अब साबक हो गए, उन्होंने भी बड़ा काम किया है और बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं हुज्जाज की सहूलत के लिए और उनको सहूलतें फराहम करने के लिए। दोबारा उसकी तफसील फिर बयान करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, काकड़ साहब जो जी मैं काकड़ साहब पे आना चाह रहा था शामी साहब के। काकड़ साहब का जो दौर है जी, तकरीबन कुछ 6 माह हम कह सकते हैं अहदे काकड़ जो है वो तमाम हुआ, उसको आप अगर मैं कहूँ कि किस तरह से उसको एक मतलब पैराग्राफ में जो है उसका इहाता करें कि कैसा रहा, क्या चैलेंजेस थे, क्या वो उम्मीदों पर पूरे उतरे जिस वजह से उनको जहां पर बिठाया गया था? देखिए, अनवरुल काकड़ साहब जो है उनका जो दौर था, उसको आप देखें मुआशी हवाले से अगर आप देखें तो उन्होंने जो इक़दाम किए हैं, जिस तरीके से स्मगलिंग रोकी गई, जिस तरह डॉलर की उड़ान को काबू किया गया, जो मुआशी इक़दाम किए गए, उससे एक ठहराव आया। IMF से उन्होंने मामला किया, लोगों पर बोझ तो पड़ता चला गया, महंगाई में इजाफा हुआ, गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, लेकिन IMF का जो प्रोग्राम था वो कामयाबी से चला और उससे जो पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत है उसके लिए आसानियाँ उसके नतीजे में फराहम होने की उम्मीद हो सकती है। तो उनका जो दौरे हुकूमत है इस हवाले से तो याद रखा जाएगा कि उन्होंने बड़े तवाज़ुन के साथ, एक मजबूती के साथ जो मईशत को दुरुस्त रखने के लिए इक़दाम किए। पर बिजली और गैस के शोबे में भी सर्कुलर डेट से ओहदा बरा होने के लिए भी कुछ इक़दाम किए गए और कुछ होमवर्क किया गया। फिर इस तरह आप देखिए कि IT के शोबे में जो उमर सैफ साहब हैं उन्होंने बहुत काम किया और अपना नक्श जमाया। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि उनके जो हमारे जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं गौहर साहब, उन्होंने भी मतलब है कि एक अच्छा काम किया, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफे के लिए एक बुनियाद रखी है। और इस तरह के एक मजमूई तौर पर तो अनवरुल्लाह काकड़ साहब का दौर जो है उसको अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। मुस्तकबिल में उनको आप देख रहे हैं किसी मामलात में अहम ओहदे पर या कोई उनका मुस्तकबिल देख रहे हैं आप शामी साहब? अब ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट वो हो सकते हैं, लेकिन अगर बहरहाल वो सेनेट का इंतखाब तो लड़ने का इरादा रखते हैं। अभी उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि वो किस जमात में शामिल होंगे या आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तो भाई एक सियासत में तो उनका किरदार ख़त्म नहीं होगा और वो बड़े एक आर्टिकुलेट आदमी हैं और एक बड़ी अपनी कमिटमेंट रखते हैं और सियासत में मेरा ख्याल है वो कंट्रीब्यूट करेंगे और उसमें हिस्सा लेते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आप देखिए उनकी हुकूमत जो है उसमें जो शिकायत पैदा हुई, जो यानी PTI को जो शिकायत पैदा हुई वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। उनके साथ सलूक होता रहा और जिस तरीके से उनको इंतखाबी मुहिम जो है वो उनकी जो है वो हमवार नहीं रह सकी और कई उनके लोग जो हैं वो अभी भी गिरफ्तार हैं और कोई रोपोश हैं, उनकी कई शिकायत हैं। और इंतखाबात के हवाले से भी अगरचे के इंतखाबात तो कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जो निगरान हुकूमत है वो इंतखाबात की जिम्मेदार तो नहीं थी वो तो, लेकिन मजमूई माहौल को एक हमवार रखने में और एक वो उसका एक किरदार था। तो उस हवाले से अगर PTI को जो शिकायत पैदा हुई हैं उनमें आप ये नहीं कह सकते वो यकसर बेवज़न है और वो तो शिकायत रहेंगी और उनका जिक्र किया जाता रहेगा। और इसी तरीके से और भी कई मामलात हैं, मीडिया के हवाले से भी हैं और जो कि और बलूचिस्तान के हवाले से भी, मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी बात चीज़ें तो हैं, वो तो इतराज़ात होते रहेंगे। और उसका जवाब जो है अनवरुल्लाह काकड़ साहब भी और हमारे जो उनके दोस्त थे बुगटी साहब जो वज़ीर दाखिला भी थे, बाद में वो इस्तीफ़ा दे के चले गए, अब बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। तो वो उनसे सवाल होते रहेंगे, वो जवाब देते रहेंगे। सियासी तौर पर तो मामला जो है उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई जो है मुआशी लिहाज से और इंतज़ामी लिहाज से तो इनका और ख़ारजा अमूर के लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान के दोस्तों से भी तो अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए। तो उसमें कह सकते हैं। और फिर जो फ़लस्तीन के आप देखिए गज़ा में जो कुछ हो रहा है, गज़ा के लोगों को भी पाकिस्तान की हुकूमत ने
इमदाद फराहम की, उनके साथ खड़ी रही, उनके साथ अपनी आवाज़ मलाई। तो इस तरह से पाकि मजमूई तौर पर तो हम उनको हम अप्रिशिएट करेंगे और उनको कोई थपकी दे सकेंगे एतराज़ात के बावजूद और शिकायत के बावजूद। शामी साहब, ऐवान सदर की तकरीब तो बड़ी डिसिप्लिन और बड़ी ये कहते हैं कि हम बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो हमने देखी भी, आप वहाँ मौजूद रहे। मैंने कार्ड बनवाया, बड़ी कोशिश की कि मैं चला जाऊँ, वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं जा नहीं सका। मेरा इरादा था कि मैं जो कल यानी कि जो इंतखाब हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, उसमें जाता, सेशन देखता, लेकिन जो सेशन देखा टीवी पे तो उससे तो ये मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जिस तरह से हमने हुल्लड़बाजी देखी एक बार फिर, 1.5 घंटा शामी साहब खिताब किया है शहबाज शरीफ साहब ने। तो प्रेस गैलरी जो थी ना, आप तो जाते अगर तो प्रेस गैलरी में बैठते, बिल्कुल, और प्रेस गैलरी में बैठते तो आप एक तारीखी लम्हात जो थे उनको ऑब्जर्व करते, वो आपकी आंखों में महफूज हो जाते। फिर अपने बच्चों से आप वो बयान करते, कहानियां सुनाया करते कि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में किस तरह के लोग थे, किस तरह की बातें करते थे, किस तरह के नारे लगाते थे। तो ये तो, लेकिन ये सारी बातें हमें दुख तो देती हैं। और अब आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि यानी शोर तो है, शऊर नहीं है। तो गोया एक ऐन की कमी है, तो ऐन लगा दिया जाएगा तो शोर शऊर बन जाएगा। तो बात यह है, अभी तो जरा जज्बात, हालांकि ये उनके लिए कह रहे हैं शामी साहब, हमारे पीटीआई के दोस्तों जो कि मशहूर है कि वो हर मामले में ऐन तलाश करते हैं, हर मामले में ऐन निकालते हैं, लेकिन उन्होंने शऊर से जो है वो भी ऐन निकाल दिया। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ सर एक जो कल का क्लिप है वो जरा मैं सुना दूं। उनके ऐन जो हैं, जी जी, ऐन से उस्मान बुज़दार जी, ऐन से आरिफ अलवी, उमर अयूब, और पता नहीं अब ऐन कहाँ ऐन से यानी क्या हमारे उमर अयूब। तो उनके ऐन तो ऐन मुताबिक है इसके तो कि ऐन के लफ्ज़ से उनको बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन उन्होंने वो शऊर से ऐन निकाल कर जगह जगह बैठा दिया है। तो मेरा ख्याल जज्बात जब कुछ संभल जाएंगे, कुछ ठहर जाएंगे, कुछ गौर करेंगे, कुछ भड़ास निकल जाएगी, तो फिर शायद कोई एक दूसरे की बात सुनने पर कोई आमादगी जाहिर कर दी जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है मफाहमत का, तो उन्होंने कहा है कि वो मफाहमत के लिए तैयार हैं। तो मसला ये शामी साहब, मफाहमत का हाथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस हाथ में वो घड़ी पहनी होती है तो वो घड़ी भी बार बार लहराते हैं और फिर घड़ी से मुतालिक कहते हैं कि जी मैं बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ, घड़ी चोरी की नहीं कर रहा। जरा मुफाहमत पे उन्होंने क्या कहा है कि जो मीसाक़े मुफाहमत की बात की है वो जरा सुनते हैं। शामी साहब, ये मीसाक़े मुफाहमत जो है वो हम इसको क्या कहें, अगर क्या हम इसको किसी किस्म का कोई मुकमुका भी कह सकते हैं, कोई NRO भी कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो ये कह रहे हैं कि आ जाओ जी मिल बैठ के जो है वो मामलात हल कर लेते हैं? नहीं, मुफाहमत तो ये है कि भाई कोई ताल्लुकात कार बेहतर हों, कोई कौमी अहमियत के मामलात जो हैं उन पर यकसा सोच कर फैसले किए जाएं, एक दूसरे का हाथ बटाया जाए, ये तो बड़ा अच्छा जज्बा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो रोना धोना पड़ा हुआ है ना। वो जो शायर ने कहा है कि थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है ये हंसी नहीं है। आप देखें जो हंसी है ना वो तो एकदम रुक जाती है, लेकिन जो रोना है ना, रोना रुकते रुकते वक्त लेता है, हिचकियाँ बंधी रहती हैं और फिर उसके बाद कुछ वक्त तो लिया जाता है। तो अब ये जो रोना है वो थमेगा इंशाल्लाह, और मेरा ख्याल को आंसू पूछे जाएंगे और फिर मामलात जो हैं वो ज़रा बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। ये हमें दुआ रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और तवक्को रखनी चाहिए। अगर तो रखें शामी साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन जो है, चले हम कहें कि थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, अभी तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मामला है और वो तमाम बातें जो अपोजिशन टीवी पर या कहीं और बैठ के नहीं कह सकी, अब उसको मौका मिल रहा है भरपूर कि वो पार्लियामेंट में जो है वो ये कहे। वो अलग बात है कि PTV बाज़ों का जो है वो नहीं दिखा पा रहा होता, इस पर भी तनकीद हुई कि भाई अगर अपोजिशन लीडर जो है वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनकी तकरीर को दिखाएं आप। अगर वहाँ पर तस्वीर भी आ गई है बानी चेयरमैन की, तो आप वो तस्वीर जो है उसकी जगह पर आप उमर अयूब साहब की तस्वीर लगा दें, ऑडियो चलती रहने दें। शामी साहब देखिए, ये तो अब जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है ना, वो तो स्पीकर पूछ सकते हैं PTV से, और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं
या वज़ीर आज़म के कैंडिडेट, अभी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं बने, जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे वो हिज़्ब मुखालिफ के, तो वो तहरीक इस्तेहकाक भी पेश कर सकते हैं कि मेरी तकरीर क्यों नहीं दिखाई गई। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि बाद वक़्त तकरीर तो ऐसी होती है कि उसमें से कई अल्फाज हज़फ कर दिए जाते हैं और स्पीकर कर देता है, तो अगर नशर हो जाए तो वो फिर हज़फ तो नहीं हो सकते। जैसे आज बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर जब हुई तो उसमें भी बड़ी उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको मैं भी जब लाइव देख रहा था मैं हैरान हुआ कि बिलावल साहब इतने गुस्से में आ गए। सर उन्होंने कहा क्या, जरा आप भी जरा देखें शामी साहब, क्योंकि बड़ा सख्त जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जरा बिलावल साहब की बात सुने। फ़ायदा क्या हुआ शामी साहब, उन्होंने जुमले कहे, बाद में खुद ही कह दिया स्पीकर से कि जी मुझे नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन इस दौरान में गो जरदारी गो के जो है वो नारे मौका मिल गया लगाने के लिए अपोजिशन को। देखिए, अगर उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ कह दिया है जो गैर पार्लिमानी था तो उन्होंने उसको खुद ही उस पर तासुफ का इजहार भी कर दिया, तो उन्होंने तो उसका मुदावा कर दिया ना। लेकिन बुनियादी बात यही है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं, हमारे जो अरकान असम्बली हैं वो ऐसी बातें क्यों कहें जो हज़फ करनी पड़े, जिनको आप समझें कि उनके ऊपर लेबल लगाना पड़े कि बच्चे इसको ना देखें या बच्चे इनको ना सुने। तो ये भी तो होना चाहिए ना। हम ये तो कह रहे हैं कि इनकी हर चीज़ जो है नशर होनी चाहिए, और PTV जो है उसने क्यों वो अपनी नशरियात रोक दी। ये अपनी जगह मामला है, लेकिन असल बात तो ये है कि आप ऐसी गुफ्तगू करें, सलीके से करें, इख्तलाफ करें, तनकीद भी करें, गम व गुस्से का इजहार भी करें, लेकिन ये तो मालूम होना कि जो लोग आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप उन लोगों में से हैं जो सलीके से बात कर सकते हैं, सलीके से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, पर मैं समझता हूँ कि अभी जो है थोड़ा सा इनको अलाउंस दे देना चाहिए, थोड़ा ठहराव आएगा और मामला बेहतर होते चले जाएंगे और ये ख़ुद भी अपने रवैये पे गौर करेंगे। लेकिन अभी देखें ना, अब तो आज मसला ये हुआ कि वो जो उनकी नशिस्तें हैं ख़वातीन की, वो भी उनको इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया कि उनको नहीं मिलेंगी। तो आप जाहिर है और ये कहा गया कि वो नशिस्तें जो हैं वो दूसरी जमातों में तकसीम कर दी जाएं। उस पर हमने डिटेल से बात करनी है, क्योंकि उसमें एक और भी अहम पॉइंट है कि अब आगे सदारती इंतखाब भी आ रहा है ना, तो उस पर ज़रा हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सर आज जो कुछ मुतालबात हुए हैं, मुझे ये लग रहा है शामी साहब कि शायद आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़ी बिजी होने जा रही है, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने भी जनाब वो जो है वो वज़ीर आज़म से अपोजिशन के इल्ज़ामात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। फिर असद कैसर साहब हैं, वो कहते हैं जी साइफ़र के मामले पर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बिलावल साहब के हमने सुन ही लिया कि वो कह रहे हैं कि जी जो है वो 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बातें सब कर तो रहे हैं मुफाहमत की, लेकिन वो बीच में कोई ना कोई ऐसे एक दो जुमले बातें ज़रूर कर देते हैं जिससे फिर जो है वो मामला गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि सर कि ये आने वाले दिनों में मामलात हल हो जाएंगे, जुडिशल कमीशन अगर बनते हैं, बनेंगे या नहीं? नहीं, अदालती कमीशन बने हैं आज तक, उनसे कौन से मसाइल हल हुए हैं? हाँ, कई कमीशन ऐसे थे, जैसे जो धांधली के ऊपर कमीशन बना था 2013 के इंतखाबात के बाद, जब इमरान खान साहब ने धरने दिए, तो उस वक्त जो अदालती कमीशन बना था और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उसको लीड कर रहे थे, तो उसकी जो रिपोर्ट आई तो उन्होंने तो कह दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई जी। तो ये उससे तो ठहराव आया। आप भी देखिए, जो साइफर का मामला है या अपोजिशन के दूसरे मुतालबात हैं, 9 मई का मामला है, तो ये सारे जो कमीशन हैं, अब कमीशन इस पर कितने बनाएंगे? ये तो पार्लिमानी कमेटीज भी बन सकती है ना, इसमें जी पार्लिमानी कमेटीज बना दी जाएं, अपोजिशन और हुकूमत के सब लोग उसके अंदर शामिल हों, वो कमेटियां जो हैं वो समाअत कर लें, वो अपनी रिपोर्ट पेश कर लें। तो पार्लियामेंट को अपने ऊपर भी तो एतमाद होना चाहिए ना, अपने ऊपर एतमाद कर लें। तो पार्लियामेंट में ये भी तो होता है ना, हर काम अगर आप कहें कि अदालत में डाल देना है। बिल्कुल, मैं सर सिर्फ ये अपनी करेक्शन कर लूं कि खालिद मकबूल साहब ने यही कहा था, पार्लियामानी कमेटी से मुतालिक कहा था उन्होंने कि बनाई जाए इस मामले के ऊपर। एक सर हम ब्रेक ले लेते हैं शामी साहब, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मसला है, उनको नशिस्तें नहीं मिली, फैसला क्या आया और अब आगे क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है, और इसके अलावा ये कि ऐवान सदर जो है उसका मकीन कौन हो सकता है, क्या इस फैसले के उस पर असरात होंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन को कि ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और गैर मुस्लिम जो हैं उनकी मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएँ, उनका हक़ है, वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है और जो महफूज किया था फ़ैसला वो अब सुना दिया गया है। वक़ार सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले को कवर करते रहे हैं। शामी साहब, मुझे याद है जब हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, फ़ैसला महफूज हुआ था, तो आपने भी उस वक्त यही कहा था कि ये टेक्निकली अगर देखा जाएगा तो इसमें नशिस्तें इनको नहीं मिलेंगी, और यही आज जो है वो फैसला आ गया है 22 सफ़ात पर मुश्तमिल 4-1 से जो है वो फैसला आया है। जो एक रुकन जो हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया है जी, उन्होंने ये बात कही है कि यानी फैसले से तो इख्तलाफ उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा है कि तरमीम करनी चाहिए कवानीन में और तरमीम करके उनको ये सीटें मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और बाबर जब तक हसन ऐसा भरवाना नहीं साहब, होता, ये नशिस्तें दूसरी जमातों को ना दी जाएं, उनको खाली रखा जाए। ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है और मैं बार बार इसको पेश कर चुका हूँ और अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनाब ये कोई अगर कानूनी उलझन है तो उसका रफ़ा कर दिया जाए और कौमी असम्बली जो है उसमें सारी जमातें मिलकर इसको तरमीम कर दें। इसमें अगर दस्तूर में तरमीम की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं, कानून में तरमीम की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जबकि दोनों मिलके बैठें और गौर करें। ठीक। और अब तो बहरहाल जो अक्सरियत का फैसला है उसमें तो कह दिया गया कि ये नशिस्तें इनको नहीं मिलेंगी और नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम हो जाएंगी। जी, गोया दूसरी जमातों की नशिस्तें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। अब ये किस हिसाब से तकसीम होगी शामी साहब, उसकी जरा डिटेल ले लें। वक़ार सैयद इस मामले को कवर करते रहें, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। के खिलाफ अपील होगी और बिलाखिर वही फैसला होगा। अब इसकी तफसील मालूम कर लें आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे ये मामला जाएगा, शामी साहब भी कह रहे हैं, और इस पर रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त आया है सेनेटर अली ज़फ़र साहब का। उन्होंने तो वो मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है और कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 लगाना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। बहरहाल वक़ार, आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये जो 22 सफ़ात का फैसला आया, इसमें बुनियाद जो है वो मैं देख रहा था आर्टिकल 51(6), इसके अलावा इलेक्शन एक्ट का जो है वो सेक्शन 104 और फिर इलेक्शन रूल्स 92, 94, क्या जो है वो फैसले में मुख्तसर बताइएगा लिखा है। जी बहुत शुक्रिया हसन। पहले तो ये जो केस सुना जा रहा था, यानी एक दिन में एक तफसीली दलाइल हुए थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा जो दीगर सियासी जमातें थी, वो जो इलेक्शन एक्ट की जो शिक 104 है उसमें एक वर्ड, यानी जो आपने कहा कि टेक्निकल नॉकआउट की बात की, शामी साहब ने भी बात की कि टेक्निकली वो नॉकआउट होंगे, यानी उनको ये सीटें नहीं मिलेंगी। तो उसमें इन सियासी जमातों का जो पॉइंट था वो था 104 में कि ये कंटेस्टिंग पार्टी होनी चाहिए, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने बतौर जमात जो है वो इस आम इंतखाबात में कोई हिस्सा नहीं लिया। और उसके लिए एक तस्दीकी लेटर ये भी है कि जो जब इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन शिक 206 के तहत लेटर किया तो उन्होंने इतराफ़ किया कि हमने इसमें बतौर सियासी जमात कोई हिस्सा नहीं लिया। अब ये जो फैसला जारी किया गया है, एक तो मुनफरिद बात यह कि पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन के जो 5 रुकनी कमीशन है, जब से इसको यानी इसकी तश्कील हुई है, पहली दफ़ा एक इख्तिलाफी नोट आया है। और हमने इससे पहले पिछले जो प्रोग्राम है उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो मेंबर पंजाब है उनकी जानिब से फारूक एच नायक से ये सवाल किया गया था कि अगर आपकी 1 सीटें हों और अगर 99 लोग जो है वो आज़ाद और वो बाद में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें, तो क्या ये सीटें एक यानी जो सिंगल सीट्स पार्टी होगी उसको मिलेगी या जो 99 है वो इसके हकदार हैं, जिसके जवाब में फारूक एच नायक साहब जो है वो कोई वाज़ेह दलील नहीं दे सके। अब ये जो फैसला तहरीर किया गया है इसमें वाज़े तौर पर 104 का सहारा लिया गया है, 92 और 94 का। 104 क्या कहता है कि 104 के तक जब इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात से कबल जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उसके लिए एक नोटिस जारी करते हैं और सियासी जमात के सरबराहान को लेटर लिखा जाता है कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दें ताकि वहाँ पे बाकायदा तौर पर नॉमिनेशन पेपर। जी जी शामी साहब, सर वक्त में आप पूछ लीजिए। आप बुनियादी बात यह है आप कि एक तारीख मुकर्रर की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस तारीख तक ख्वातीन की नशिस्तों के लिए जो नाम देने पड़ते हैं और फिर उनके कागजात भी दाखिल कराने पड़ते हैं। और जो सुन्नी तहरीक ने ना तो ऐसी कोई बात की सुन्नी कौंसिल ने
ना कोई नाम दिए थे और ना फिर सुन्नी काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा है। उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लिया है। मैं सर जरा इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, ये इनके पास बहुत जरा डेटा भी है वकार के पास। वकार, अब आप ये बताइए इसका नतीजा क्या निकलेगा? कितनी सीटें यानी इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कितनी नशिस्तें बढ़ जाएंगी दूसरी जमातों जी? क्विकली वकार, जरा वक्त कम है। देखिए, इसको अगर सादा अल्फाज में अगर देखा जाए, जो 23 सीटें बनती है कौमी असम्बली में, जिसमें 20 खवातीन की हैं, 12 सीटें जो है वो पंजाब से हैं, 8 सीटें जो है वो केपी से हैं, वो तो बरह रास्त 7 सियासी जमातों को जाएंगी जो लीडिंग पार्लिमानी पार्टीज हैं। और इसी तरह जो पंजाब की 20 सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी। लेकिन एक मुनफरिद बात यह है कि इस फैसले के सबसे बड़े बेनिफिशरी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम पे है। जी, जो वो सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि केपी में खवातीन और अकलियतों की कुल जो नशिस्तें हैं वो 30 हैं, जिसमें 26 खवातीन की और 4 जो है वो अकलियतों की हैं। उसमें मेजर जो पॉलिटिकल यानी दूसरे नंबर पे जो पार्टी है वो जमीयत उलमा इस्लाम पे है, तो उनके पास 3 खवातीन की नशिस्तें ऑलरेडी हैं जो बढ़कर जो है वो 16-17 तक भी जा सकती है, यानी बड़ी तादाद में उसमें खवातीन। ठीक है वकार, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।